बारिश में गरीब के घर आए अमीर मेहमान। एक गांव में दो सहेली थीं। एक का नाम है हेमा और दूसरे का नाम सुप्रिया। दोनों एक साथ स्कूल पढ़ा करती थीं, लेकिन किसी दौरान सुप्रिया को अपने माता पिता के साथ गांव छोड़कर अमेरिका जाना पड़ गया। जाने से पहले वो अपनी सहेली हेमा से कहती है, हेमा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तुम्हारे अलावा मेरी कोई दोस्त सबसे अच्छी नहीं होने वाली। ये मेरा तुमसे वादा है। अब हम दोनों अलग हो जाएंगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। हेमा सुप्रिया की बातों को सुनकर रोने लगती है और रोते हुए सुप्रिया से कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुमने मेरी परेशानियों में, मेरी तकलीफ में बहुत साथ दिया है। स्कूल में जब भी मुझे किसी की जरूरत पड़ती तो तुम सबसे पहले मेरे पास खड़ी रहती। तुम्हारे एहसान तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भुला पाऊंगी। तभी वहां पर सुप्रिया की माँ पुष्पा आती है और सुप्रिया को ले जाती है। सुप्रिया को गांव से गए हुए अब पूरे 10 साल हो जाते हैं और वो अपनी आगे की पढ़ाई भी अमेरिका से ही करती है। तो वहीं दूसरी तरफ हेमा अपनी पढ़ाई गांव में ही करती है, लेकिन पढ़ाई होते ही उसके माता पिता अपनी हैसियत के हिसाब से लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देते हैं। हेमा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब बताने की जरूरत है। तुम तो जानती ही हो तुम्हारे माता पिता कितने गरीब परिवार से हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है और ऐसे में तुम्हारी शादी करने के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं है। हमने इसीलिए एक फैसला लिया है। देख बेटी, तेरा पिता इतना गरीब है कि तुझे सिर्फ एक जोड़े में ही दूसरे घर भेज सकता है। अपने पिता का मान सम्मान रख और शादी कर ले। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी शादी करानी है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं शादी से मना नहीं करूँगी। परमेश और ममता दोनों मिलकर अपनी बेटी की शादी एक गरीब परिवार में कर देते हैं। गरीब परिवार में जाने के बाद हेमा को बहुत सी परेशानियों से जूझना पड़ता है। कई बार कई चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऊपर से उसके पति युवराज का काम भी छूट जाता है और वो घर में बैठ जाता है। हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। ये देखा तुमने, जब भी कुछ सोचता हूँ तभी कुछ न कुछ खराब हो जाता है। अब बारिश हो गई है, इंटरव्यू पर कैसे जाऊँ समझ ही नहीं आ रहा। युवराज बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थी। ऊपर से बारिश के कहर ने उसकी हिम्मत पर ताला मार दिया था। ऐसे ही कुछ दिन बाद जब मौसम ठीक होता है तो युवराज इंटरव्यू पर जाता है। उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका कोई भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता। कुछ समझ नहीं आ रहा, नौकरी तो जैसे मिल ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं? घर को चलाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तभी उसे एक फैक्ट्री नजर आती है जहाँ पर काम चल रहा होता है। वो उस फैक्ट्री के पास जाता है और वहाँ के मुनीम से बात करता है। अरे भाई साहब, यहाँ पर मेरे लायक कोई काम है क्या? अरे हमारे यहाँ तो मजदूरी का काम है बेटा। अगर तुम मजदूरी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रख लूंगा। युवराज के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसके चलते वो मजदूरी के लिए तैयार हो जाता है। घर आने के बाद वो शांति से बैठ जाता है। तभी हेमा एक गिलास पानी लेकर आती है और युवराज को देते हुए कहती है, क्या हुआ? आपके माथे पर सिलबटे और चेहरे पर बहुत ही शिकन नजर आ रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? आज भी आपका कोई इंटरव्यू नहीं हो पाया? युवराज कुछ कहता उससे पहले ही उसके घर की छत टपकने लगती है और छत से टपकता हुआ पानी उसके गिलास में आकर गिर जाता है। देखा तुमने, बस इसी चीज की कमी रह गई थी। युवराज टपकती हुई जगहों पर टूटे फूटे बर्तन लगा देता है। तभी उसकी माँ पार्वती उससे कहती है, घर में राशन नहीं है बहू, खाने में क्या बनाएगी? माँ, आपने मुझे नाम तो राजा महाराजाओं वाला दे दिया, लेकिन काश भगवान ने आपकी झोली में मेरी किस्मत भी बिल्कुल मेरे नाम जैसी ही लिखी होती। खैर, आप चिंता मत कीजिए, अभी तो बाहर बारिश हो रही है। बारिश जैसे ही धीमी हो जाएगी तो मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। युवराज ऐसा कहकर शांत हो जाता है। इसके बाद युवराज बारिश के रुकते ही राशन लेने के लिए चला जाता है। वहीं अपने घर के बाहर हेमा रुके हुए पानी को नाली की तरफ झाड़ू से निकाल रही होती है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन पारुल आ जाती है। अरे हेमा बहन, मैं तुम्हें काम बताने आई हूँ। हमारे गांव के मुखिया के घर पर उनकी बेटी की शादी है और वहाँ पर कुछ काम धंधा करने वाली लड़कियाँ चाहिए। मैं सोच रही थी कि तुम्हें अपने साथ ले चलो, इसी बहाने तुम कुछ पैसे कमा लोगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। आज वैसे भी हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कब चलना है मुझे तुम्हारे साथ? बस तुम अपने घर का काम निपटा लो, उसके बाद हम चलते हैं। हिमा घर के सारे काम जल्दी से निपटा लेती है, जिसके बाद वो पारुल के साथ मुखिया के घर पहुंच जाती है। वो वहां पर काम कर रही होती है कि तभी वहां पर एक उसकी सहेली सुप्रिया उसे देख लेती है और उसे रोककर कहती है, अरे हिमा, आखिरकार तो मुझे मिल ही गई। मैंने तुम्हारा
कितना इंतजार किया, तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन मुझे तुम कहीं भी नहीं मिली। अरे सुप्रिया, क्या ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। दोनों सहेली एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद सुप्रिया हेमा से कहती है, मैं यहाँ मेरी सहेली की शादी में आई थी। दरअसल अब तुम इतने सालों बाद मुझे मिली हो, तो मैं सोच रही थी क्यों ना अब मैं तुम्हारे घर पर ही आ जाऊं। कुछ दिन हम साथ बिता लेंगे और मुझे यहाँ होटल भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। चलो, तुम्हारा सामान कहाँ है? मुझे दे दो, मैं लेकर चलती हूँ। हेमा अपनी सहेली सुप्रिया को अपने साथ अपनी ससुराल ले आती है, जहाँ सुप्रिया उसका घर देखकर अचंभित रह जाती है, लेकिन अपनी सहेली हेमा से कुछ नहीं कहती। ये मेरा और युवराज जी का कमरा है, तुम यहाँ पर आराम से सो जाना। रात के समय यहाँ पर जब बारिश होती है तो पानी नहीं टपकता, तुम यहाँ चैन की नींद सो पाओगी। हेमा ऐसा कहकर उसे कमरे में छोड़ आती है और अपने पति के पास आकर उनसे कहती है, युवराज जी, मेरी सहेली मुझे कई सालों के बाद मिली है। मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि हमारे घर में दाने दाने के लाले पड़े हैं। आप कुछ कीजिए और राशन लेकर आइए, ताकि मैं अपनी सहेली के लिए कुछ बना सकूं। ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारी सहेली को कुछ पता नहीं चलेगा। युवराज ने पहले ही कई लोगों से उधार ले रखा था, जिसके चलते उसके आसपास के दुकान वाले उसे उधार राशन भी नहीं देते। ऊपर से उसे उसके दोस्त उधार पैसे भी नहीं देते, जिसके चलते वो गांव के मुखिया के पास जाता है और अपनी सोने की अंगूठी उसके पास गिरवी रख देता है। मुखिया जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, आप मेरी अंगूठी रख लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। अंगूठी के बदले मुखिया पैसे दे देता है, जिसके बाद युवराज दुकान से ढेर सारा राशन लाकर अपने घर पर रख देता है और हेमा अपनी सहेली सुप्रिया के लिए उसकी पसंद का हर एक खाना बनाती है। पूरा परिवार उस दिन पेट भर के खाना खाता है, जिसके बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। आधी रात के समय अचानक से युवराज के घर का दरवाजा बजने लगता है। ओहो, इतनी रात में कौन आया है हमारी नींद खराब करने? युवराज नींद से जागकर बाहर आता है, जहाँ वो सभी लोग उसका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, जिनसे युवराज ने पैसा लिया था। अरे भाई, पूरा 1 साल हो गया है, अभी तक तुमने हमारा पैसा नहीं चुकाया। अरे भाई, इतने सालों से इसने मेरा पैसा भी नहीं चुकाया। अरे मैंने तो दोस्त के नाते पैसा दिया था, लेकिन ये तो मेरा पैसा ही हड़पने की कोशिश कर रहा है। अब तो मैं यहाँ से पैसा लिए बिना जाऊंगा ही नहीं, अभी के अभी में हमें पैसा चाहिए। सभी लोग उससे पैसे मांग रहे होते हैं। तभी वहाँ हल्ला गुल्ला सुनकर हेमा बाहर आ जाती है और उन लोगों की बातें सुन लेती है, जिसके चलते वहाँ रोते हुए सभी कर्जदारों से वो कहती है, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मेरी सहेली घर पर आई हुई है। अगर उसने ये सब देखा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज आप सभी अपने घर चले जाइए। ये सब कमरे की खिड़की से सुप्रिया सुन लेती है और उसे बहुत बुरा महसूस होता है। तभी वो बाहर आकर सभी कर्जदारों से कहती है, आप सभी को आपका पैसा कल से कल ही मिल जाएगा। आज की रात आप हमें दे दीजिए, मैं आपसे ये वादा करती हूँ। सुप्रिया की बात सुनकर वो सभी चले जाते हैं। क्यों हेमा, तुमने मुझे इस लायक नहीं समझा कि तुम मुझे अपनी परेशानी बता सको? क्या मैं तुम्हारी सहेली नहीं हूँ? हेमा के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो रोते हुए सुप्रिया को गले से लगा लेती है, जिसके बाद सुप्रिया सभी कर्ज वालों को अगले दिन ही उनका पैसा चुका देती है और वो अपने सोर्स से युवराज को एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी भी दिलाती है, जिसके बाद उनकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और वो अच्छा खासा जीवन जीने लगते हैं। देखो विक्रम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मेरे पिताजी से हमारी शादी के लिए बात कर लो, नहीं तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। स्नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो तुम्हारे पिता मुझ जैसे फकीर के हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं देंगे। तुम कितनी अमीर हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। मुझ जैसे गरीब इंसान से शादी करके ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारी गरीबी से। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो विक्रम? जो भी होगा हम दोनों एक साथ मिलकर उसे ठीक करेंगे, लेकिन इस तरह तुम्हें अपनी गरीबी के चलते हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। स्नेहा विक्रम का हौसला बढ़ाती है, जिसके बाद स्नेहा विक्रम को अपने पिताजी से मिलवाने ले जाती है। स्नेहा का पिता राणा बहुत अमीर हस्ती था। जैसे ही वह विक्रम की हालत देखता है, उसे देखते ही कहता है, स्नेहा बेटी, घर के नौकर का हाथ पकड़ के मेरे सामने क्यों आ रही हो? पिताजी, ये हमारे घर का नौकर नहीं बल्कि वो इंसान है जिससे मैं आपसे मिलवाना चाहती थी। इसका नाम विक्रम है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर कुत्ता इंसान की तरह चलने लगता तो लोग उसे पालते नहीं हैं, और तुम लगता है अपनी औकात भूल गए हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? जो सच है वही बता रहा हूँ। मेरी बेटी कहाँ और तुम कहाँ, इसे भूल जाओ और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। इसकी तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मैं गरीब हूँ लेकिन जलील नहीं। माना कि मैं स्नेहा से प्यार करता हूँ,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे भूल जाऊं और उसके दिए हुए टुकड़ों को लेकर भाग जाऊं। मैं यहीं रहूंगा। अगर स्नेहा और मेरा मिलना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। विक्रम ऐसा कहकर वहां से जाने लगता है कि तभी स्नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने पिता से कहती है, वाह जी वाह, आपने आज विक्रम की ही नहीं बल्कि मेरे प्यार की बेइज्जती भी की है। अब मैं आपके साथ और नहीं रहूंगी। मैं विक्रम से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहूंगी। चलो विक्रम, चलते हैं यहाँ से। स्नेहा प्यार के चलते अपने अमीर पिता को छोड़ देती है, जिसके बाद विक्रम उसे एक मंदिर में ले जाता है और उसी से शादी कर लेता है। शादी के बाद उसे अपने साथ अपने घर लेकर आता है। माँ, इससे मिलो, ये स्नेहा है। आज हमने शादी की थी। दरअसल बात यह है कि अरे बस 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 बस, मैं सब समझ गई हूँ। बहू पहली बार घर आई है, पहले गृह प्रवेश होगा। जरा रुक, मैं इसके स्वागत का इंतजाम करती हूँ। यशोदा एक थाली में दीप जलाकर लाती है और एक कलश में चावल लाकर स्नेहा के पैरों के पास रख देती है। चलो बहू, अब इसे अपने पैरों से उड़ेल कर अंदर आ जाओ। यशोदा के कहने पर स्नेहा बिल्कुल वैसा ही करती है, जिसके बाद उसके सामने उसकी काली जेठानी आती है। अरे वाह विक्रम, तुम्हारी पसंद तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल चांद के टुकड़े की तरह। चलो देवरानी जी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। स्नेहा सुलेखा को देखते ही मुंह बना लेती है और बहुत ही अजीब तरीके से कहती है, ओ गॉड, ची 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 ची, तुम तो मुझसे दूर ही रहना, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, कितनी काली हो तुम, तुम्हें देखते ही उल्टी आ रही है। स्नेहा, ये क्या बदतमीजी है? कोई बात नहीं देवर जी, अब काले इंसान को काला ही तो कहा जाएगा ना। मुझे कोई बुरा नहीं लगा। एक काम कीजिए, आप ही स्नेहा को अपने कमरे में ले जाइए। स्नेहा ने विक्रम से उसका साथ निभाने के लिए तो कह दिया था, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज्यादा कठिन होने वाला था। उस दिन के बाद से यशोदा स्नेहा को अपने घर के तौर तरीके सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन स्नेहा हर बार उन्हें उल्टा जवाब देकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन हो जाते हैं, जिसके चलते स्नेहा घर के एक काम को हाथ न लगाती। एक दिन स्नेहा अपने पिता को कॉल करती और उनसे कहती है, पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा था कि शादी के बाद मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। इन गरीबों ने तो हद ही कर दी है, रहने का कोई चांस नहीं, ऊपर से मुझसे काम करवाते हैं। पिताजी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे पति को कोई अच्छी नौकरी पर लगवा दीजिए और यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए। स्नेहा अपने पिता से जैसे कहती है, उसके पिता बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। वो किसी तरह विक्रम को उसके घर से दूर कर देते हैं। उसके दूर होते ही स्नेहा घर के सभी लोगों पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर देती है। हे भगवान, देखो तो सही इस घर को, ये बेचारा घर कभी भी साफ रह ही नहीं सकता। कहाँ गई है जेठानी जी? जेठानी जी, ओ जेठानी जी, अरे यहाँ आकर थोड़े हाथ पैर ही हिला लो, क्या सारा दिन बिस्तर ही तोड़ती रहती हो? अभी कर देती हूँ देवरानी जी। सुलेखा घर की साफ सफाई में लग जाती है तो वहीं आंगन में गर्मी के अंदर यशोदा चूल्हे पर सभी के लिए नाश्ता बना रही होती है, जहाँ एक चारपाई पर आकर स्नेहा बैठ जाती है और अपनी नंद से बोलती है, अरे काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, जब देखो यहाँ से वहाँ डोलती रहती हो। तुम्हें तो जैसे इस घर में खुले सांड की तरह छोड़ रखा। यहाँ पर आकर मेरे सर में तेल लगाना शुरू कर दो, चलो। एक तरफ स्नेहा की नंद गौरी उसके सर में तेल लगा रही होती है, तो वहीं उसकी सास खाना बना रही होती है और उसकी जेठानी घर की साफ सफाई कर रही होती है। स्नेहा सबके ऊपर हुक्म चलाकर बहुत खुश नजर आ रही होती है। ये लोग अमीर नहीं है तो क्या हुआ, नौकरों की तरह काम करने के लायक तो बिल्कुल है। वैसे भी मैं इन लोगों से बहुत ज्यादा अमीर हूँ, इन लोगों को तो मेरी सेवा पानी करनी ही चाहिए। स्नेहा के इस बर्ताव से घर के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते थे। ऊपर से विक्रम भी बाहर रहा करता था, उसका घर पर आना जाना बहुत कम था। जब भी वो फोन करता तो स्नेहा किसी से भी उसकी बात ना करवाती। और स्नेहा, बहुत समय हो गया है, मैंने माँ से और मेरी बहन से बात ही नहीं की। एक काम करो, फोन उन्हें दे दो, मैं उनसे थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। अरे, आपकी बहन तो आपकी सहेली के घर पढ़ने गई है और माँ जी भी पड़ोस की काकी के घर पर गई है। दोनों में से कोई भी घर पर नहीं है। ऊपर से मैं अकेली ही घर के सारे काम करती हूँ। अब क्या करूं, इस घर की बहू हूं तो ये तो मेरा फर्ज है। विक्रम ये सुनकर चुप रह जाता है, जिसके बाद वो उसे कुछ नहीं कह पाता। कुछ देर स्नेहा से ही बात करके वो फोन काट देता है। ऐसे ही स्नेहा दिन प्रतिदिन अपने ससुराल वालों के ऊपर बहुत अत्याचार करती है और अपने ससुराल वालों को बिल्कुल नौकर बना देती है। एक दिन आंगन में स्नेहा गौरी से सर में तेल लगवा रही होती है। सुबह से ये समय हो गया, ना तो आंगन में झाड़ू निकली है, ना मेरी प्यारी सास ने मेरे लिए नाश्ता बनाया है। सुबह से कर क्या रही हो तुम दोनों? जल्दी से जल्दी काम पर लग जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बहू, राशन खत्म हो गया है, खाने के लिए बनाऊं क्या? हर एक काम करो, मुझे ही बना दो, क्योंकि पैसा तो पेड़ पर उगता है ना। इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊं? तुम लोग सांड की तरह खाते हो, अपने खाने पर कंट्रोल नहीं कर सकते। स्नेहा सभी को बहुत ही जली कटी बातें सुना रही होती है। सबकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी वहां पर विक्रम आ जाता है और स्नेहा को अपने परिवार वालों के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए वो देख लेता है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? आखिर तुम कर क्या रही हो?
मेरा परिवार नौकरों की तरह काम क्यों कर रहा है? माँ, ये क्या हालत बना रखी है आपने? गौरी तो पढ़ाई न करके स्नेहा के सर में तेल लगा रही है। विक्रम को देखते ही उसका परिवार रो पड़ता है और रोते हुए उसे पूरी कहानी बताता है, जिसे सुनते ही विक्रम को स्नेहा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है। जरा मेरी बात सुनिए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। स्नेहा ऐसा कहती है कि तभी विक्रम उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के साथ ऐसा बर्ताव करने की? अरे तुम अमीर हो तो क्या मेरे परिवार के साथ कुछ भी करोगी? ये सब मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और अपने अमीर बाप के घर लौट जाओ। विक्रम का ये रूप अपने परिवार के प्रति देखकर स्नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए विक्रम के पैरों में गिर जाती है। विक्रम से ही नहीं बल्कि वो उसके पूरे परिवार से माफी मांगती है। मैंने जो किया बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। विक्रम उसे माफी नहीं देता, लेकिन उसका परिवार इतना होने के बाद भी स्नेहा को माफ कर देता है, जिसके चलते विक्रम उसे घर से नहीं निकालता। कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो जाता और अब स्नेहा घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।